आज हम अग्निपथ पर बात करें, अग्निवीरों पर बात करें। ठीक है, मैं विषय पर लेकर आती हूँ। सैफ साहब ये बताइए कि आज जो नौजवान प्रोटेस्ट कर रहे हैं अग्निवीर योजना को लेकर, आपको तर्कसंगत लगता है कि अपने ही देश में, खासतौर पर बिहार की बात करें, आप देखिए ट्रेनें जलाई जा रही हैं, ये नकाबपोश लोग अभी से दिखने लग गए हैं, फिर विपक्ष आरोप लगाएगा। जब इस तरह के आंदोलन की पकी पकाई खिचड़ी को या सामाजिक तत्व देखेंगे तो फिर विपक्षी आरोप लगाएगा कि आंदोलन दबाने की कोशिश कर रही सरकार। लेकिन इसका भी तो ध्यान रखना होगा ना कि इसका फायदा असामाजिक तत्व ना उठाएं। नहीं, देखिए, सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया इस बात का कि इंडियन नेशनल कांग्रेस किसी भी वॉयलेंस को जो है सपोर्ट नहीं करती है, ना कोई भी दंगाई या किसी भी ऐसे एक्टिविटी में जो है हम बिल्कुल इसकी खिलाफत करते हैं। बात रही अभी भारतीय जनता पार्टी जो ये अपने सामने बातें रख रही थी, कभी उन्होंने जिक्र किया आलोचना करने का, तो मैं बताना चाहता हूं कोई अपने कामों पे नहीं आई थी भारतीय जनता पार्टी वापस अपने 2014 में भी, सिर्फ आलोचना करने पे आई थी कि आपने करप्शन किया, हम जो है अच्छे दिन लेके आएंगे, 15-15 लाख रुपए देंगे, बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटीज, बहुत सारे ऐसे वादे जो है। खैर बहरहाल, नहीं, मैं अभी इन्हीं की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। फिर कहा सेना के ऊपर सवाल उठाते हैं, मैं इनको ये बताना चाहता हूं, इन्हीं के सांसद नेपाल सिंह जी जो रामपुर से सांसद रहे, उन्होंने सेना के लिए कहा था पैदा ही होते ही सिर्फ जो है शहीद होने के लिए, ये इन्हीं के सांसद ने कहा था। आज वरुण गांधी ये कह रहे हैं कि अग्निवीर जैसी जो योजना बनाई गई है, जब सांसद 5 साल के लिए चुना जाता है या सरकार चुनी जाती है तो 4 साल के लिए सिर्फ इस यूथ को जो है नौकरी क्यों? सवाल ये उठता है कि पिछले 2021 में जो है 53 मिलियन जो है बेरोजगार हमारे देश में थे। ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने कहा है, क्योंकि श्रम विभाग तो 2016 में जो है इस सरकार ने आते ही इसकी कोशिश ही यही रही थी कि वो बेरोजगारी का सबसे पहले जो आंकड़ा है उसको कैसे छुपाया जाए, तो श्रम विभाग सबसे पहले 2016 में बंद करवाया गया। उसके बाद जो है लगातार हम बेरोजगारी 3.7% से जो हमारी सरकार में रही थी, आज बढ़ते 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 जो है 8%, 20%, 24% जो है लगातार जो है बढ़ती जा रही है। हर भारतीय जनता पार्टी के टेन्यूर में ऐसी अनऑर्गेनाइज्ड स्कीम्स क्यों पैदा होती हैं साहब? डिमोनेटाइजेशन, क्या फायदा हुआ देश को? ब्लैक मनी कोई जो है वापस आ ही नहीं पाई, पूरा पैसा जो है गवर्नमेंट के पास जो है वापस जमा हो चुका, कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, हमने ये जरूर देखा 150 से ज्यादा लोग जो है अपनी जान खो चुके हैं जो युवाओं के अंदर है। तो मुझे लगता है डिफेंस एक्सपर्ट इसको और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी से बता पाएंगे। देवनाथ जी, आप बताइए, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, इसके नुकसान अलग से गिनवाए जा रहे हैं, इसको ऐसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि जैसे ये 4 साल की कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी और उसके बाद भविष्य अंधकार में है। क्या ऐसा ही है या इसके फायदे भी हैं? देखिए, मैं आपको स्कीम के फायदे बताता हूं जो कि देश के लिए फायदे हैं। देश के लिए काफ़ी सारे फायदे हैं। एक पॉइंट तो ये है कि देश में जो डिफेंस बजट है वो काबू में आ जाएगा। जो पैसा पेंशन पर, पे पर इतना ज़्यादा खर्च हो रहा है वो थोड़ा कंट्रोल में आ जाएगा और देश के पास इतना पैसा बच जाएगा कि हम भविष्य में जो वेपन सिस्टम्स हैं उनको एक्वायर कर सकें। हम शब्द यूज़ करते हैं कैपिटल प्रोक्योरमेंट, तो हमारा जो कैपिटल प्रोक्योरमेंट का बजट है वो बढ़ जाएगा, जो कि फिलहाल भारत सरकार नहीं कर पा रही है। देश की जनता को ये समझना पड़ेगा कि भारत सरकार भारत के लोगों से ही, हमारी प्रजा से ही टैक्स लेकर डिफेंस चलाती है। डिफेंस का जो ये 5 लाख करोड़ से ज़्यादा का जो खर्चा है ये देश की जनता को ही देना पड़ता है। दूसरी बात, देखिए, एक चीज़ है कि फौज में जब हम जाते हैं तो देश सेवा करते हैं। मैं इस जज्बे का आदर करता हूं, सम्मान करता हूं। मैं खुद 34 साल फौज में था। देखिए क्या होता है कि जब आप दुश्मन से मुठभेड़ कर रहे होते हैं उस वक्त आपको शारीरिक और मानसिक अवस्था आपकी A1, A++ होनी चाहिए। तो क्या होता है कि कुछ समय बाद जब किसी की उम्र 25, 30, 35 से ज़्यादा हो जाती है तो आस्ते आस्ते उसका जो शारीरिक क्षमता है वो कम होनी शुरू हो जाती है और जो मानसिक अवस्था है वो भी युद्ध भूमि में शत्रु के सामने टिकने के लिए उतनी 100% एफिशिएंसी पे काम नहीं कर रही होती है। आप याद रखिए कि जब तक एक जवान 30-35 साल का हो जाता है वो नायक बन जाता है, हवलदार बन जाता है, उसके नीचे आप ये कहना चाहते हैं कि सेना में यूथ परसेंटेज बढ़े, उसकी भागीदारी बढ़े, मतलब जो सेना हो वो यंग सेना हो। तो लेकिन क्या उसका ये तरीका सही है? इस पर हम चर्चा करेंगे। डिफेंस एक्सपर्ट राठौड़ जी हमें बताएंगे कि यहाँ ये भी दलील दी जा रही है कि सेना में यूथ परसेंटेज बढ़ानी होगी और दूसरी बात ये कि 4 साल बाद जब ये नौजवान निकलेंगे तो ये एक बेहतर सिटीजन होंगे क्योंकि आर्मी की ट्रेनिंग से गुजर रहे होंगे, तो एक लाइफ का डिसिप्लिन भी इनके अंदर होगा। मतलब आने वाले समय में हम भारत के नागरिकों में एक ऐसा जज्बा सेना के माध्यम से भर चुके होंगे कि जहां वो कहते हैं ना कि तन समर्पित मन समर्पित, देश के लिए वो भावना होगी। देखिए,
यूथ प्रोफाइल की बात की जा रही है कि सेना जवान होनी चाहिए, मतलब वहाँ पर एवरेज एज 25-26 साल होनी चाहिए। अच्छी बात है, ये भारत की सेना है, पूरे राष्ट्र की सेना है। इसको जवान रखना, इसको वेल इक्विप्ड रखना, इसको सबसे अच्छे हथियार देना पूरे राष्ट्र का कर्तव्य है। अगर ये कोई सोचे कि डिफेंस के बजट को काट के हमको मिसाइल देंगे तो ये गलत सोचना हुआ। यूथ प्रोफाइल के लिए आज से बात नहीं हो रही है, माफ़ कीजिएगा मैं आपको कह रहा हूँ, जितनी आपकी उम्र है उतने दिन से ये बात हो रही है। लेकिन इसमें रोड़ा कहाँ आता था? जब भी कहा जाता था कि हम 7 साल के बाद अपने जवानों को पुलिस में भेज देंगे, CAPF में भेज देंगे, पैरामिलिट्री में भेज देंगे, तो कोई डिपार्टमेंट साथ नहीं देता था। ये जवान 7 साल में निकाले तो नहीं जा सकते, और 62 साल तक जैसे सिविल में नौकरी करते वैसे कर नहीं सकते। वो इसीलिए रिटायर किए जाते हैं 15 साल में, 16 साल में, ताकि सेना जवान रहे। अब सेना को जवान रखने का काम पूरे राष्ट्र का है, ये सिर्फ सेना का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बात आती है, इसके लिए आप अग्निवीर लेके आए, अग्निपथ स्कीम लेके आए, कुछ हद तक बात समझ में आती है। इसके आगे बताऊं कि आप फिर से टाइम देंगे? मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, लेकिन जो मुख्य मुद्दा उठाया यहाँ पर आलोक जी, वो ये कि उसके लिए ऑलरेडी सेना में इस तरह की स्कीम चल रही है जहाँ पे 15 साल में रिटायर किए जाते हैं। तो अब इस 4 साल से आप लोग क्या करना चाहते हैं? ये भावना कैसे निकालेंगे कि ये कोई कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी नहीं है या भविष्य सुरक्षित है? देखिए आस्था जी, पॉलिटिकल पार्टीज सेना कैसे चलेगी तय नहीं कर सकती है। इस सेना को सेना के जनरल्स तय करते हैं, सेना कैसे चलेगी सेना का पूरा संस्थान तय करता है। और 2 साल की प्लानिंग, 2 साल के विमर्श के बाद, एक्सपर्ट्स के साथ तमाम मीटिंग्स के बाद सेना अध्यक्षों ने यह बात रखी है कि सेना हमारी इस तरीके की होनी चाहिए। तो यह कोई पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है, सेना का एक रणनीतिक डिसीजन है, और इसको राजनीतिक चश्मे से बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। राजनीति से सेना को दूर रखना चाहिए। सरकार जो कर सकती है एडिशनल कोटे में, इसमें जो हम करने जा रहे हैं, आज गृह मंत्रालय ने घोषणा कर दी है कि 10% का आरक्षण जो से अग्निवीर जो हमारे रिटायर होंगे, 3/4, 1/4 तो सेना में अब्जॉर्ब हो जाएंगे, ऐसा नहीं सब रिटायर हो रहे हैं, 3/4 जो आएंगे उसमें 10% आरक्षण हम CAPF में दे रहे हैं और असम राइफल्स में दे रहे हैं। राज्य सरकारों ने, तमाम राज्य सरकारों ने, योगी आदित्यनाथ जी ने स्वयं कहा है कि हम पुलिस में और अपने सुरक्षा बलों में हम इनको आरक्षण देंगे। आज फिक्की के कल जो चेयरमैन है यहाँ पे संजीव मेहता, उन्होंने कहा प्राइवेट सेक्टर भी हम इन अग्निवीरों को लेकर खुश है, इस योजना सरकार के, हम इनको अकोमोडेट करेंगे। तो कोई सड़क पर नहीं आने जा रहा है। लेकिन अगर सेना चाहती है कि हमारे पास यंग ब्लड हो 24-25 वर्ष का, और आप देश में जानते हैं ये 17 साल से 21 साल तक का खेल है। 21 साल के बाद अगर आप कोई और नौकरी चलना चाहें तो 32 साल तक नौकरियां मिलती है सरकार की, आपको और भी नई नौकरियां मिलेंगी। साथ ही साथ 12 लाख रुपए आपके पास एक पूंजी रहेगी। या एक स्किल इंडिया का, मान लीजिए 4 साल का एक स्किल इंडिया का आपका कोर्स हो रहा है, आप जब पास करके आएंगे तो आपको स्किल इंडिया का सर्टिफिकेट भी मिलेगा, साथ में 12th पास का आपका इक्विवेलेंट इसकी डिग्री भी मिलेगी। तो यह कहीं से भी भ्रमित करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, प्रश्न करें। आपने बहुत सारे इसके फायदे गिनाए और ये भी बताया कि इसके आगे भी भविष्य कैसा हो सकता है। लेकिन क्या नौजवान इससे सहमत हैं या उनके जहन में कुछ सवाल हैं? हमारे साथ इंडिया का यंगस्तान है, आप लोग हाथ उठाइए कोई यदि सवाल पूछना चाहते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल ओझा है। मेरा सवाल सर से है। सर ने बीच में कहा कि कई बुद्धिजीवी और कई डिफेंस एक्सपर्ट भी समझ नहीं पाए इस प्रस्ताव को। तो सर मेरा ये कहना आपसे कि सर अगर एक छात्र या छात्र संगठन या फिर जो छात्र हैं वो अगर समझने में असमर्थ है तो सरकार भी तो असमर्थ है सर उन्हें समझा पाने में। ऐसा क्यों है सर? देखिए इसकी पेचीदगियां बहुत हैं, कैसे समझे नौजवान? देखिए इसको आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करी थी, रक्षा मंत्री जी ने और हमारे तीनों सेना अध्यक्ष उसमें थे, आप शायद नहीं समझ पाए या वो चीजें उतनी पब्लिश नहीं हो पाई डिटेल में। मुझे लगता है कि सेना के वेबसाइट्स में सारे तथ्य उपलब्ध हैं। आप अगर मुझसे कोई सवाल स्पेसिफिक पूछना चाहेंगे, मैं पूरी तैयारी से आया हूं, मैं आपको जवाब दूंगा। लेकिन यह देश हित में है कि सेना युवा हो, और जो युवा जा रहे हैं वह उनके लिए तमाम दुनिया खुल रही है, बंद नहीं हो रही है। उनको एक मंच मिल जाएगा ऑलरेडी, वो और आम आदमी से एक मंच ऊपर खड़े होंगे। उनके पास आरक्षण की सुविधा रहेगी नौकरी में, उनके पास स्किल इंडिया का एक सर्टिफिकेट रहेगा, उनको दोबारा पढ़ने भी नहीं जाना है। मतलब उसको लेकर एडिशनल अपॉर्चुनिटी आप यूथ को देना चाह रहे हैं। आपके कहने का मतलब ये कि जो रेगुलर भर्तियां निकलती हैं
जो चाहे उसमें अप्लाई करे, लेकिन उससे पहले 17 साल की उम्र से यदि कोई एंट्री लेना चाहता है तो उसके पास ये भी ऑप्शन होगा। लेकिन बहुत सारे पहलू हैं जिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। अग्निवीर सिपाही नहीं है। और माफ करिएगा कर्नल अरोड़ा साहब, आप सब है, एक्स आर्मी मैन सब हैं, आपके लिए बहुत qualified है, सम्मान है, सब सक्षम लेकिन है। आप ये बता दीजिए कि अमेरिका के सैनिक की ट्रेनिंग कितने दिन की है, यूके की कितने दिन की है, ऑस्ट्रेलिया की कितने दिन की है?